यह कहानी है चंडीगढ़ और केरल से आए उन दो लड़कों की, जिनकी जिद और जुनून ने कंगारुओं का घमंड तोड़ दिया था। यह कहानी है उस दौर की जब क्रिकेट की धरती पर कंगारुओं की बादशाहत चलती थी। किसी भी देश की सरहदों से कंगारुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता था। देश कोई भी हो, विजयी कंगारू ही हुआ करते थे। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश बन चुका था जिनकी डिक्शनरी में राज्य नाम का कोई शब्द नहीं था, मगर अब समय बदलने वाला था। उन्हीं कंगारुओं को भारत के दो बेटों ने मिलकर ऐसे पराजित किया कि उनकी बादशाही, उनके सपने, उनका घमंड सब चकनाचूर कर दिया। अब उनका अहंकार टूटकर बिखर गया। कहते हैं इंसान के चाहने से पहाड़ रास्ता नहीं देते, लेकिन भारत का इतिहास बताता है कि पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं, बशर्ते वह इंसान दशरथ माझी होना चाहिए। उस दिन भारत के दो बेटों ने कंगारुओं के साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा दी। भारत का वह बेटा उस दिन सिर्फ 38 मिनट मैदान में रहा। उन 38 मिनटों में ही उसने पिछले कुछ सालों से लगातार चल रहे टॉपर कंगारुओं को उखाड़कर फेंक दिया था। 1999 और 2003 और 2007 में विजय रही ऑस्ट्रेलिया टीम 2007 में ही शुरू हो रहे पहले T20 वर्ल्ड कप की भी दावेदार थी। बस बात यही थी, सेमीफाइनल फाइनल किसी के बीच हो, जीत तो कंगारुओं की ही होनी है। इस बीच भारत को भी अपने खिलाड़ियों से कुछ खास उम्मीद नहीं थी, लेकिन 2007 के पहले T20 वर्ल्ड कप में एक ऐसी घटना घटी जिसने इतिहास में अपनी जगह तो बनाई, साथ ही साथ भारतीय क्रिकेट फैंस की उम्मीदों को भी जिंदा कर दिया था। इस घटना के बाद अब भारत को भी लगने लगा था कि यह विश्व कप हमारा हो सकता है, और वह घटना थी 19 सितंबर 2007 इंग्लैंड के खिलाफ। युवराज सिंह ने एक ही ओवर में 6 छक्के लगाकर भारत की उम्मीदों को जिंदा कर दिया था। इंडिया और इंग्लैंड के इस मैच में युवराज ने 12 बॉलों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था और एक इतिहास रच दिया था। यहीं से अंग्रेजों के पराजय की नींव रखी थी। युवराज की इस पारी ने संपूर्ण भारत का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया था। सही मायने में युवराज की यही वो पारी थी जिस पारी ने भारत को नए नवेले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की आर्मी में पहली बार ये भरोसा पैदा कर दिया था कि ये वर्ल्ड कप हम जीत सकते हैं। युवराज सिंह की सिर्फ इस पारी ने भारत के सभी खिलाड़ियों का हौसला बुलंद कर दिया था। अब टीम इंडिया 2007 में ओडीआई विश्व कप के राज्य के सदमे से बाहर आ चुकी थी। खैर, अंग्रेजों को पराजित करने के बाद सुपर 8 में भारत का मुकाबला साउथ अफ्रीका से था और यह मुकाबला तय करने वाला था कि भारत इस विश्व कप में सेमीफाइनल का सफर तय करेगा या नहीं। इस मैच में युवराज सिंह नहीं खेल रहे थे और पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई। महज 33 रनों के टोटल स्कोर पर गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, दिनेश कार्तिक पवेलियन जा चुके थे, लेकिन इस मैच में रोहित शर्मा ने 50 रन और महेंद्र सिंह धोनी ने 45 रनों की पारी खेलकर भारत को 153 रनों के सम्मानजनक स्कोर पर पहुंचा दिया था। और बॉलिंग करते हुए आरपी सिंह ने अपने 4 ओवर में मात्र 13 रन देकर 4 विकेट लेकर अफ्रीका को ध्वस्त कर दिया था। साउथ अफ्रीका को 37 रनों से पराजित करने के बाद भारत इस विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच चुका था। विश्व का सेमीफाइनल क्रिकेट की धरती का एक ऐसा मुकाबला होता है जहां सही मायनों में खिलाड़ियों की क्षमता का असली आकलन होता है, और इस सेमीफाइनल मुकाबले में भारत के सामने थी उस दौर की सबसे बड़ी टीम और लगातार 3 बार की विश्व विजेता कंगारू। क्रिकेट की धरती पर आतंक का दूसरा नाम था कंगारू, जिनके पास गिलक्रिस्ट, मैथ्यू जैसे घातक बल्लेबाज थे, जिनके सामने कोई भी टारगेट असंभव नहीं होता था, जिनके पास साइमंड्स जैसे खतरनाक ऑलराउंडर, ब्रैटली जैसा रफ्तार का सौदागर, मिचेल जॉनसन जैसे घातक गेंदबाज थे, जिनके सामने दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाज अपना हथियार डाल देते थे। ये सेमीफाइनल मुकाबला आरंभ होने से पहले क्रिकेट का हर छोटा बड़ा जानकार कंगारुओं की जीत की भविष्यवाणी कर रहा था। मैच शुरू होने से पहले ही कंगारुओं के जीत का मीटर
मिल्खा सिंह की रफ्तार से भी तेज भागता नजर आ रहा था। अब भारत के जीत के चांस 20% ही दिखाई दे रहे थे। कुछ ऐसे ही हाल और हालात में 22 सितंबर 2007 को डरबन के इस मैदान पर विश्व कप का यह सेमीफाइनल मुकाबला भारत और कंगारुओं के बीच प्रारंभ होने वाला था। अब आज कंगारुओं का घमंड टूटने वाला था, या तो उनका घमंड अपने शिखर पर बरकरार रहने वाला था। शाम के लगभग 6 बज चुके थे। देश के कई छोटे बड़े शहरों में प्रोजेक्टर के थ्रू बड़ी स्क्रीन पर हजारों की संख्या में इस मैच को देखने के लिए लोगों की आंखें बेचैन हो रही थी। उस समय महाराष्ट्र में गणेश उत्सव का त्योहार चल रहा था और महाराष्ट्र में रहने वाला हर क्रिकेट प्रेमी यह मैच प्रारंभ होने से पहले गणपति के पंडाल में जाकर भारत के जीतने की कामना कर रहा था। क्रिकेट मैदान में 2 विकेट कीपर बतौर कप्तान मैदान में सिक्का उछालने आ चुके थे। नियति का खेल उस दिन कुछ ऐसा था कि जिस एडम गिलक्रिस्ट को महेंद्र सिंह धोनी अपना आदर्श मानकर क्रिकेट खेलना शुरू किया था, उसी एडम गिलक्रिस्ट के सामने महेंद्र सिंह धोनी बतौर कप्तान खड़े थे। खैर, धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। भारत की तरफ से गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग पारी का आगमन करने मैदान पर आते हैं। कंगारुओं की तरफ से गेंद ब्रेटली के हाथों में थी। ब्रेटली उस दौर का सबसे तेज और बेहतर गेंदबाज था, जिसके सामने रन बनाना तो दूर भारत के सामने चुनौती थी। अपना विकेट सुरक्षित रखने की ब्रेटली ने पहले ओवर की पहली गेंद डाली और पहली ही गेंद पर गौतम गंभीर बाल बाल बचे। ब्रेटली ने गंभीर को कुछ इस अंदाज में देखा जो कंगारुओं के घमंड की गवाही दे रहा था और ब्रेटली के इस ओवर की तीसरी गेंद को गंभीर ने पॉइंट के ऊपर से खेला और गेंद 4 रनों के लिए चली गई। ब्रेटली के इस ओवर में मात्र 5 रन ही आए। दूसरा ओवर शुरू होने से पहले ही सहवाग की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया, पर यह भारत के लिए अच्छी खबर नहीं थी। एक तो कंगारुओं का आक्रमण और दूसरा सहवाग की मांसपेशियों में खिंचाव आने के बाद बल्ले से रन निकलना मुश्किल हो गए थे। 5 ओवर समाप्त हो चुके थे और भारत के स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 26 रन थे। 19 बॉलों में 20 रन बनाकर गौतम और 11 बॉलों में 5 रन बनाकर सहवाग मैदान में तो थे, लेकिन ये आंकड़े कंगारुओं के आक्रमण के सामने भारतीय बल्लेबाजी की बेबसी बयां कर रहे थे। छठे ओवर के लिए अब बॉल जॉनसन के हाथों में थी। जॉनसन के ओवर की पहली ही गेंद पर सहवाग ने शॉट खेला और बॉल 2 खिलाड़ियों के बीच से 4 रनों के लिए चली गई। सहवाग के बल्ले से निकला ये पहला चौका था, जो 5 ओवर के बाद आया था। भारतीय दर्शकों को लगा कि अब सहवाग शायद अपने रंग में लौटेंगे। इस चौके से गुस्साए जॉनसन ने बैक ऑफ लेंथ गेंद डाली और गेंद सहवाग की अपेक्षा से ऊपर उठ गई। बल्ले का भारी किनारा लेकर गिलक्रिस्ट के दस्तानों में चली गई। सिर्फ 30 रन के टोटल स्कोर पर 13 बॉलों में मात्र 9 रन बनाकर भारत के विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग पवेलियन वापस जा चुके थे और 8वें ओवर में जॉनसन ने गंभीर का विकेट लेकर भारतीय खेमे में खामोशी ला दी। 8 ओवर की समाप्ति पर टोटल 41 रनों के स्कोर पर भारत के दोनों आक्रमण बल्लेबाज अब पवेलियन से इस मैच को सिर्फ देख रहे थे। T20 का यह मैच 8 ओवर की समाप्ति पर महज 41 रन थे। 5.12 के औसत से बनाए गए ये रन अब हर भारतीय फैंस के मन में बस यह सवाल पैदा कर रहा था, क्या इस औसत से भारत यह मैच जीत पाएगा? कंगारुओं के सामने यह स्कोर भारत की हार की तरफ इशारा कर रहा था। खैर, गौतम गंभीर के जाने के बाद भारत के लाडले और मैदान के महाराज युवराज सिंह आकर खड़े हो जाते हैं और युवराज के आते ही मैदान में बैठे भारतीय फैंस के शोर से मैदान गूंज उठता है, क्योंकि अभी सिर्फ 3 दिन ही तो हुए थे जब युवराज सिंह ने 16 बॉलों में 58 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर अंग्रेजों के होश उड़ा दिए थे, अंग्रेजों को चारों खाने चित कर दिया था। संपूर्ण भारत युवराज सिंह का वही रूप देखना चाहता था। कंगारुओं को भी इस बात का एहसास था, अगर यह चल गया तो हमारी खैर नहीं। अब कंगारुओं की टोली इकट्ठा होती है, युवराज पर आक्रमण करने की योजना बनाती है, लेकिन कंगारुओं को कौन बताए, भारत का एक सरदार अकेले लाखों लोगों पर भारी होता है। कंगारू तो सिर्फ 11 की संख्या में है,
कंगारुओं ने आक्रमण करने के लिए फील्ड सजाई। युवराज ने दूसरी ही बॉल को डीप स्क्वायर के ऊपर से बॉल को 6 रनों के लिए भेज दिया। युवराज ने सिर्फ दूसरी ही बॉल पर बता दिया कि हम उस देश से हैं जहां शेरों के भी दांत गिन दिए जाते हैं, तुम तो सिर्फ कंगारू हो। युवराज नाम के इस तूफान को रोकने के लिए कंगारुओं के कप्तान ने बॉल ब्रेटली के हाथों में थमा दी, लेकिन युवराज ने ब्रेटली के इस ओवर में 12 रन लेकर कंगारुओं के इस ब्रह्मास्त्र को भी फेल कर दिया। 10 ओवर समाप्त हो चुके थे। भारत के स्कोर बोर्ड पर अभी भी सिर्फ 60 रन दिखाई दे रहे थे। इस स्कोर बोर्ड को देखकर युवराज सिंह सोच रहे थे कि इस मैदान पर भारत का तिरंगा बुलंद रखने के लिए यह स्कोर काफी नहीं है। 11वां ओवर करने के लिए कंगारुओं के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर साइमंड्स आ चुके थे, लेकिन गौतम गंभीर और युवराज ने मिलकर इस ओवर में 19 रन कूद डाले। कंगारुओं के खिलाफ इतना भीषण प्रहार इस विश्व कप में पहली बार हो रहा था, लेकिन इस प्रहार से संपूर्ण भारत खुशी से झूम रहा था। 14वें ओवर के लिए बॉल क्लार्क के हाथों में थी और अकेले युवराज ने क्लार्क के इस ओवर में 21 रन कूट लिए। युवराज ने सिर्फ 20 बॉलों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था और अपने सारे बॉलरों को बेबस देखकर कंगारुओं के कप्तान गिलक्रिस्ट ने अपनी टीम के सबसे शातिर बॉलर जॉनसन को बॉल थमा दी। जॉनसन की पहली 2 बॉल पर उथप्पा ने लगातार 2 छक्के लगा दिए, लेकिन तीसरी बॉल पर उथप्पा रन आउट हो गए। उथप्पा ने इस मैच में 28 बॉलों में 34 रनों की सुलझी हुई पारी खेली। उथप्पा के आउट होने के बाद आगे का कंगारुओं का सामना करने के लिए भारत का वो लंबे बालों वाला कप्तान मैदान पर आ चुका था। 18वें ओवर में क्लार्क की तीसरी बॉल पर जब युवराज की विकेट गिरी, तब तक युवराज ने कंगारुओं की पराजय की नींव खोद डाली थी। इस मैच में युवराज सिंह कुल 38 मिनट मैदान पर टिके और उन 38 मिनट में युवराज ने सालों से चली आ रही कंगारुओं की बादशाहत को ध्वस्त करने का ट्रेलर लॉन्च कर दिया था। इन 38 मिनटों में युवराज ने सिर्फ 30 बॉलों का सामना किया और उन 30 बॉलों में 70 रनों की एक ऐतिहासिक पारी खेली। युवराज सिंह के जाने के बाद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी युवराज की कमी को महसूस नहीं होने दिया। धोनी ने भी सिर्फ 18 बॉल खेलकर कंगारुओं से 36 रन लूट लिए। युवराज की बेहतरीन बल्लेबाजी और माही के महापराक्रम की बदौलत भारत ने कंगारुओं के सामने 189 रनों का लक्ष्य रख दिया था। भारत के बल्लेबाजों ने अपना काम कर दिया था। अब वक्त आ चुका था भारत के गेंदबाजों की परीक्षा का। भारत के द्वारा दिए गए 189 रनों का पीछा करने के लिए गिलक्रिस्ट और हेडन की जोड़ी अब मैदान पर आ चुकी थी। हेडन और गिलक्रिस्ट उस जमाने में कंगारुओं की टीम में ये 2 ऐसे बल्लेबाज थे जिसमें एक आउट होना नहीं जानता था और एक जब तक आउट होता था तब तक पूरे मैच की कहानी बदल देता था। भारत की तरफ से आरपी सिंह और श्रीसंत ने गेंदबाजी का प्रारंभ किया। शुरू के 4 ओवर में भारत के इन दोनों गेंदबाजों ने कंगारुओं के दोनों बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया, क्योंकि 4 ओवर में कंगारुओं के स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 19 रन दिखाई दे रहे थे। इस मैच में श्रीसंत का आक्रोश कुछ इस कदर था। इसी चौथे ओवर में श्रीसंत ने मैथ्यू हेडन के खिलाफ एलबीडब्ल्यू की इतनी अपील की कि आईसीसी आचार संहिता के खंड के उल्लंघन के तहत श्रीसंत को मैच फीस का 25% जुर्माना भी भरना पड़ा। लेकिन 5वां ओवर लेकर आए आरपी सिंह को इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने निशाने पर ले लिया और आरपी सिंह के इस ओवर में 17 रन कूट डाले। जो काम भारत ने युवराज सिंह के आने के बाद प्रारंभ किया था, गिलक्रिस्ट ने वो काम 5वें ओवर में ही प्रारंभ कर दिया था। पूरे विश्व क्रिकेट को उस वक्त पता था कि अगर गिलक्रिस्ट नाम का यह तूफान 15-20 बॉल और खेल लेता तो यह मैच भारत की पहुंच से बहुत दूर चला जाता। भारत को यह मैच जीतने के लिए गिलक्रिस्ट की गिल्लियों पर प्रहार करना जरूरी था और इस प्रहार के लिए बॉल एक बार फिर श्रीसंत के हाथों में थी और इस ओवर की पहली बॉल पर श्रीसंत ने गिलक्रिस्ट की गिल्लियों पर इतना सटीक प्रहार करा जो कंगारुओं की जड़ें हिला गया। श्रीसंत के इस वार से भारत एक बार फिर वापसी कर चुका था। इस मैच में इससे बड़ा विकेट कोई हो ही नहीं सकता था। गिलक्रिस्ट की विकेट लेने के बाद ये सेलिब्रेशन इस विकेट की अहमियत बता रहा था। गिलक्रिस्ट ने इस मैच में
आउट होने से पहले मात्र 12 बॉलें खेली थी और 23 रन लूट लिए थे। गिलक्रिस्ट के जाने के बाद मैथ्यू हेडन और ब्रैड होज ने कंगारुओं की पारी को आगे बढ़ाया और 9वें ओवर में ब्रैड होज का विकेट लेकर इस साझेदारी को समाप्त कर दिया। 10 ओवर की समाप्ति पर कंगारुओं के स्कोरबोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर 77 रन दिखाई दे रहे थे। ब्रैड होज के जाने के बाद अब भारत के सामने अगला संकट था एंड्रू साइमंड्स, और 11वां ओवर लेकर आए पठान के ओवर में हेडन और साइमंड्स ने 2 शानदार छक्कों के साथ 16 रन ठोक डाले और 13वां ओवर लेकर आए सहवाग को इन दोनों बल्लेबाजों ने 2 छक्कों सहित 20 रन बनाकर मैच को कंगारुओं के पक्ष में कर दिया था। 14 ओवर की समाप्ति पर कंगारुओं के स्कोर बोर्ड पर 2 विकेटों के नुकसान पर 129 रन लग चुके थे। 16 बॉलों पर 28 रन बनाकर एंड्रू साइमंड्स और 46 बॉलों पर 62 रन बनाकर मैथ्यू हेडन आउट होने का नाम नहीं ले रहे थे। कंगारुओं को अब 36 बॉलों में सिर्फ 60 रनों की जरूरत थी और कंगारुओं के 8 विकेट अभी भी सुरक्षित थे। हेडन और साइमंड्स के प्रहार से उथल-पुथल भारतीय बॉलरों को देखकर भारतीय खेमे में सन्नाटा पसर गया था। कंगारुओं को अब प्रति ओवर 10 रनों की जरूरत थी और कंगारू हर ओवर में 15 से 20 रन प्रति गेंदबाजों से लूट ले जा रहे थे। यह इस मैच का ऐसा मोड़ था कि विजय निश्चित कंगारुओं के पक्ष में खड़ी नजर आ रही थी। अगर भारत को यह मैच जीतना था तो इन दोनों बल्लेबाजों का तत्काल विकेट लेना जरूरी था। भारतीय कप्तान ने इस विकट परिस्थिति में अपने खेमे में विचार परामर्श किया। 15 ओवर के लिए बॉल एक बार फिर श्रीसंत के हवाले कर दी। संपूर्ण भारत की आशाओं उम्मीदों का भार अब श्रीसंत के कंधों पर था। भारत का हर वह शख्स जो इस मैच को देख रहा था श्रीसंत की तरफ उम्मीद की आखिरी नजरों से देख रहा था। मानो हर शख्स श्रीसंत से कहना चाह रहा था, भारत के लाल, अब भारत की लाज तुम्हारे हाथों में है। और श्रीसंत ने अपने इस ओवर में ऐसी बॉल डाली जिसने पूरे मैच का पासा ही पलट दिया। श्रीसंत ने अपने इस ओवर की चौथी बॉल पर मैथ्यू हेडन के स्टंप का एक डंडा उखाड़ दिया था। यह इतनी कमाल की बॉल थी जिसने ऑफ स्टंप को उखाड़ दिया था। हेडन का विकेट लेने के बाद श्रीसंत का यह सेलिब्रेशन विश्व के सबसे खतरनाक सेलिब्रेशन के रूप में आज भी याद किया जाता है। हेडन की इस विकेट ने संपूर्ण भारत में जान डाल दी थी। हेडन ने उस दिन अपने देश के लिए 47 बॉलों में 62 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेली थी। हेडन के आउट होने के बाद इरफान पठान ने 17वें ओवर की चौथी बॉल पर कंगारुओं की टोली में आखिरी विध्वंस एंड्रू साइमंड्स का विकेट लेकर कंगारुओं की जीत पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया था और साइमंड्स के आउट होने के बाद कंगारुओं का कोई भी बल्लेबाज भारत के गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाया और भारत ने कंगारुओं को 15 रनों से पराजित करके इस विश्व कप के सेमीफाइनल को जीत फाइनल में जगह बनाई। श्रीसंत ने इस मैच में 4 ओवर में कुल 12 रन खर्च करके गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन सहित कंगारुओं के 2 सबसे महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए। युवराज द्वारा खेली गई 30 बॉलों में 70 रनों की पारी को जाया होने से बचा लिया था। युवराज सिंह को इस मैच का हीरो चुना गया। आपके लिए ऐसी ही एक यादगार पारी लेकर फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करके अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। मैं इशिता, मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।